हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हम लास्ट क्लासेस में इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ चुके हैं और हम लोगों ने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी पढ़ा था और सेल वॉल का स्ट्रक्चर भी पढ़ा था। आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को। अब हम समझेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अगर हम मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स की बात करें तो ये जो ऑर्गेनल्स रहते हैं इनके फंक्शन और इनके स्ट्रक्चर एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। जितने भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं इनके फंक्शन और इनके स्ट्रक्चर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग होते हैं, पर इनमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जिनके फंक्शन जो हैं वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, इनके फंक्शन एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। इसीलिए ऐसे सभी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स को जिनके फंक्शन एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं उनको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में रखा गया है। और इसके अंदर हम पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स को। माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, परऑक्सीसोम है। इनके फंक्शन जो हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, इनके फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं, इसीलिए इनको अलग रखा गया है। इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम नहीं पढ़ते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी के बाद में यह पता चला कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में फ्लैट और आपस में जुड़े हुए रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का नेटवर्क स्कैटर्ड रहता है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, फ्लैट स्ट्रक्चर है, इसका नेटवर्क रहता है जो कि कहाँ पर है, साइटोप्लाज्म के अंदर है, जिससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ये डायग्राम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसमें आप देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर जो है, ये पार्ट जो है, ये न्यूक्लियस है। इसमें आपको न्यूक्लियर पोर दिख रहे हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ ये सिस्टम, ट्यूबुलर सिस्टम जो है ये प्रेजेंट है, स्कैटर्ड है साइटोप्लाज्म के अंदर। ये स्कैटर्ड होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक लगभग प्रेजेंट होता है ये। इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर आप देख रहे हैं कि कुछ ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इन स्ट्रक्चर्स को हम राइबोसोम्स बोलते हैं। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस साइड आप देखेंगे यहाँ पर ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं या राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसको हम RER भी बोलते हैं, इसको फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व किया गया है सेल्स में। ये एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन का काम करते हैं और ये लगभग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैले हुए रहते हैं। और प्रोटीन सिंथेसिस में चूँकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है। और आपको मालूम है कि राइबोसोम को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता है क्योंकि प्रोटीन का सिंथेसिस राइबोसोम में होता है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन सिंथेसिस में मुख्य रूप से हेल्प करता है। इसके अलावा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड के सिंथेसिस का मेजर साइट होता है। यहाँ पर लिपिड का सिंथेसिस होता है। और जो एनिमल सेल्स रहती हैं, एनिमल सेल में जो लिपिड की तरह ही स्टेरॉयडल हार्मोन्स जो होते हैं, ये स्टेरॉयडल हार्मोन्स जो होते हैं वो SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज्ड होते हैं। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहता है। दो तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अभी हमने पढ़ा, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियर्स राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसकी सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं।
राइबोसोम्स प्रेजेंट होने की वजह से ही इसकी सरफेस रफ हो जाती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इज इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। RER क्या फंक्शन करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डज नॉट बियर राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहते हैं इसकी सरफेस पर राइबोसोम नहीं होते हैं, इसकी सरफेस स्मूथ होती है। ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ट्यूब्यूल्स या ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी सरफेस पर राइबोसोम नहीं है उसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या SER, इज इन्वॉल्व्ड इन लिपिड सिंथेसिस एंड स्टेरॉयडल हार्मोन। और SER जो रहते हैं वो लिपिड के सिंथेसिस में और स्टेरॉयडल हार्मोन्स के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल हम पढ़ेंगे गोल्गी एपरेटस। कैमिलो गोल्जी ने 1898 में सबसे पहले न्यूक्लियस के पास में एक डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर को देखा था, जिसे बाद में इन्हीं के नाम पर गोल्गी बॉडीज या गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहा गया। ये बहुत सारी फ्लैट डिस्क के शेप की, हम बोल सकते हैं कि जो सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, या हम बोल सकते हैं सिस्टर्नी जो होते हैं जिनका डायमीटर लगभग 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर होता है, इनसे मिलकर के बनता है। और ये जो सिस्टर्नी होते हैं ये सिस्टर्नी एक दूसरे से पैरेलल अरेंज रहते हैं, और ये सिस्टर्नी जो रहते हैं वो स्टैक्ड के फॉर्म में एक दूसरे से पैरेलल अरेंज रहते हैं। इनका नंबर जो है वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स में अलग अलग हो सकता है। जो गोल्जी सिस्टर्नी होते हैं वो कॉन्सेंट्रिकली अरेंज रहते हैं नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सरफेस, जिसको हम फॉर्मिंग सरफेस भी बोलते हैं। और इसमें एक सरफेस जो होते हैं वो कॉनकेव सरफेस होते हैं, जिसे हम ट्रांस सरफेस या मैचरिंग सरफेस भी बोलते हैं। और इसमें जो सिस और ट्रांस फेसेस होती हैं वो एंटायरली डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से, पर ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। Golgi apparatus was first observed by Camillo Golgi in 1898 near nucleus. Golgi apparatus को Camillo Golgi ने 1898 में सबसे पहले न्यूक्लियस के पास देखा था। They consist of many flat disc-shaped sacs or cisternae stacked parallel to each other. इसमें बहुत सारे फ्लैट डिस्क शेप के सैक या सिस्टर्नी होते हैं जो एक दूसरे से पैरेलली अरेंज रहते हैं। Golgi apparatus perform the function of packaging of material and its transportation. Golgi apparatus का मेन फंक्शन जो है वो मटेरियल की पैकेजिंग और उसको ट्रांसपोर्ट करना रहता है। A number of proteins synthesized by ribosomes are modified in cisternae of Golgi apparatus. Golgi apparatus का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नियरली कनेक्शन होता है, निकटतम संबंध होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो राइबोसोम होते हैं उनमें प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। जो गोल्जी एपरेटस के ट्रांसफेस से निकलने से पहले इसमें जो सिस्टर्नी रहते हैं उसमें ये मॉडिफाइड हो जाता है। गोल्जी एपरेटस इज द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। गोल्जी एपरेटस में सिंथेसिस होता है ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड का, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि गोल्जी एपरेटस जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स के सिंथेसिस का मेन साइट होता है। ये डायग्राम गोल्जी एपरेटस का है। इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारे सिस्टर्नी, ये सिस्टर्नी है, ये भी सिस्टर्नी है, ये सिस्टर्नी है, ये सभी सिस्टर्नी जो है वो आप देख रहे हैं कि एक दूसरे के साथ में पैरेलली अरेंज्ड है। यहाँ पर इसमें जो कॉन्वेक्स फेस होता है, जैसे अगर हम इस सिस्टर्नी की बात करें तो ये आप देख रहे हैं कि ये इसका कॉन्वेक्स फेस है। कॉन्वेक्स फेस को हम बोलते हैं सिस फेस, और यहाँ पर जो कॉनकेव फेस होता है इसको हम बोलते हैं ट्रांस फेस। और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये सिस्टर्नी में कॉनकेव फेस है या कॉन्वेक्स फेस है, ये दोनों ही एक दूसरे से सेपरेट हैं लेकिन एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल हम पढ़ेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है, वेसिकुलर स्ट्रक्चर है जो कि गोल्गी एपरेटस में पैकेजिंग प्रोसेस से बनता है। इसके अंदर कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जैसे कि लाइपेसेस हैं, प्रोटीएज है, कार्बोहाइड्रेजेस हैं जो कि एसिडिक पीएच पर एक्टिव होते हैं ये। और ये एंजाइम्स जो रहते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स या न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने में कैपेबल होते हैं। हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि लाइसोसोम को सिसाइडल बैग ऑफ सेल कहा जाता है। और वो क्यों कहा जाता था कि जब लाइसोसोम
अगर बर्स्ट हो जाता है तो इसमें जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो हैं वो सेल के अंदर फ्री हो जाते हैं और ये सेल में लिपिड को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट या न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट कर देते हैं, जिससे पूरी की पूरी सेल जो होती है वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है। और चूंकि सेल के अंदर का ही एक ऑर्गेनल, लाइसोसोम कहाँ पर प्रेजेंट है? सेल के अंदर प्रेजेंट है। सेल के अंदर का एक ऑर्गेनल ही उस सेल को ख़त्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहा जाता है। तो लाइसोसोम्स क्या हैं? लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स formed by the process of packaging in the Golgi apparatus. लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि गोल्गी apparatus में पैकेजिंग प्रोसेस से बनते हैं। दे आर रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये जो लाइसोसोम्स हैं ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बहुत सारे इसमें होते हैं, जैसे कि कौन कौन से एंजाइम हैं? लाइपेज है, प्रोटीएज है, कार्बोहाइड्रेजेस है, एक्टिव एट एसिडिक पीएच। यहाँ पर ये जो एंजाइम रहते हैं ये एसिडिक पीएच पर एक्टिव होते हैं। दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर ये जो एंजाइम है जैसे लाइपेज है वो लिपिड को डाइजेस्ट कर सकता है, प्रोटीएज जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करते हैं। ऐसे ही इसमें एक एंजाइम होता है न्यूक्लियेज, तो वो न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड्स को डाइजेस्ट कर सकता है। जब सेल के अंदर लाइसोसोम बर्स्ट होता है तो इसके सभी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो होंगे वो सेल के अंदर फ्री हो जाते हैं और वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से सेल जो होती है वो डैमेज हो जाती है और इसीलिए हम लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल हम पढ़ेंगे वैक्यूल्स को। वैक्यूल्स जो हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस रहते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में है। इसमें वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या दूसरे मटेरियल जो कि सेल के लिए यूज़फुल नहीं होते हैं वो भरे हुए रहते हैं। वैक्यूल जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड रहते हैं। इसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोला जाता है। प्लांट सेल के अंदर ये वैक्यूल्स जो हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं और लगभग सेल का 90% वॉल्यूम जो रहता है ये वैक्यूल्स ऑक्यूपाई करते हैं। प्लांट्स में बहुत सारे आयंस या जो दूसरे मटेरियल्स होते हैं जो कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट टोनोप्लास्ट से होते हुए वैक्यूल्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसी कारण से इनकी जो कंसंट्रेशन है, वैक्यूल्स में जो कंसंट्रेशन होता है वो साइटोप्लाज्म के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होता है। अमीबा की अगर हम बात करें तो अमीबा के अंदर ये वैक्यूल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के फॉर्म में होते हैं जो मेनली एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। बहुत सारी सेल्स, जैसे कि अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो वहाँ पर जो फूड होता है वो वैक्यूल्स के फॉर्म में इनगल्फ होता है, तो वहाँ पर फूड पार्टिकल्स जब इनगल्फ होता है, सेल के अंदर आता है, तो वो फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। तो अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स एक्सक्रीशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, जबकि बहुत सारी सेल्स में, जैसे कि अभी हमने बात की प्रोटिस्टेंस की, तो प्रोटिस्टेंस में ये फूड वैक्यूल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो फूड मटेरियल को या फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ करने के लिए होता है, निगलने के लिए होता है। Vacuoles are membrane-bound space found in cytoplasm containing water, sap and excretory product. Vacuoles membrane-bound space होते हैं जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। इनमें वाटर, सैप या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। दे आर बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं और अभी आपको बताया कि इसकी मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। दे फॉर्म कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स एंड फूड वैक्यूल्स इन मैनी ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स या फूड वैक्यूल्स के फॉर्म में रहते हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ा। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में उन ऑर्गेनल्स को इंक्लूड किया गया था जिनके फंक्शन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स को। ये सिस्टम हमारा आज यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।